नमस्कार साथियों। आज की खबरों पे थोड़ी सी आपके सामने आने में देरी हो गई, क्षमा चाहता हूँ। कश्मीर, पाकिस्तान, सीज फायर, इस सब की खबरों से पहले राजस्थान प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर पत्रिका में आई है पूरी रिसर्च के बाद कि सरकारी विद्यालयों में 6 साल से 20 लाख बच्चों ने मुंह मोड़ लिया है और उनमें से लगभग 18-19 लाख प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं। जो कारण इनके सर्वे में आए हैं वो शिक्षकों की कमी है। लगभग 1.25 लाख पद रिक्त पड़े ही हैं, अब अपन सभी जानते हैं। बाल गोपाल दूध योजना में बच्चों को दूध नहीं मिलता, उससे भी वो स्कूल आने की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। छात्रवृत्तियां बंद हो रही हैं। ड्रॉप आउट रोकने के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो बहुत कमज़ोर है। व्यावसायिक और डिजिटल शिक्षा के साधनों की बहुत कमी है। ये सब चीज़ें गरीब परिवारों के लिए बड़ी चुनौती हैं और शिक्षा का स्तर अगर इस तरह राजस्थान में सुधारने के बजाय अगर नीचे गिरता है, क्योंकि अगर गरीब लोग सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट में भेजते हैं तो पैसे उनके पास नहीं है, कहीं से कर्ज लेके पढ़ाते हैं। स्कूल लेवल पे भी अगर उनको इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। जबकि दूसरी तरफ 10th और 12th में जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं वो सरकारी स्कूलों के ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में एडिक्वेट टीचर्स हों, पूरी व्यवस्था हो, साधन हो, ड्रॉप आउट रोकने के लिए व्यवस्था हो, तो सरकारी स्कूलों में भी अच्छे होनहार छात्र बाहर निकल सकते हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 6 साल का पीरियड बताया है पत्रिका ने अपने डाटा में। तो इसमें मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा कि सभी को मिलकर ध्यान देना चाहिए। बल्कि कांग्रेस और भाजपा और अन्य दलों की एक विधायकों की विशेष समिति बना देनी चाहिए जो इसकी मॉनिटरिंग करे। मैं इसको ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। आखिर प्रदेश को सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। एक खबर जो आज शपथ हुई है, अमरावती की एक झुग्गी में रहे सरकारी स्कूल में पढ़े और भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस गवई ने शपथ ली है। ये हमारे भारतीय जो व्यवस्था है, जो सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर देने की जो हमारी संविधान की व्यवस्था है, ये उसका ही परिणाम है कि गरीब परिवार से निकले गवई साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसी स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक मुख्यमंत्री की फिर रिव्यू मीटिंग की खबर है कि भर्तियों का रिव्यू किया है, राइजिंग राजस्थान को रिव्यू किया है। अब मैं भजनलाल जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी आप ये रिव्यू की खबरें छपाना बंद कर दो, परिणाम देना शुरू करो। हर 3 महीने 2 महीने में कितनी नौकरियां दे दी, हर महीने में 1 तारीख को बताओ ना आप इन्वेस्टमेंट कितना धरातल पे काम शुरू हो गया, ये बताओ ना। हम तो आपसे ये भी नहीं पूछते कि कहाँ हो गया, आप यही बता दो कि इस सेक्टर में यहाँ इतने इतने के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए, फैक्ट्री के खंभे लोहे के लगने शुरू हो गए, शेड बनने शुरू हो गए, ऑफिस खुल गए, ज़मीन मिल गई। कुछ तो बताओ बाबा जी, ऐसे तो कैसे चलेगा। अब क्या करेंगे आप, क्या टिप्पणी करें आप पे भजनलाल जी। अखबार में आप लोग छपा देते हो और डायरेक्शन देते हो, वो अखबार वाले छाप देते हैं। ये विनोबा भावे हमारे देश में बहुत बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता से संत बन गए थे। वर्धा में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, विनोबा आश्रम। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर के, और उसमें बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें जो हैं वो भूदान बोर्ड को उन्होंने मोटिवेट करके और दान करवाई थी। फिर वहाँ की राज्य सरकारों ने वो किसानों को आवंटित की। अब क्या हो गया कि 75 साल में वो धीरे धीरे वो सन 60 तक उनका आंदोलन काफ़ी अच्छा चला।
तो वो जो ज़मीनें किसानों को दी थी वो अब भूदान की ज़मीन के नाम से या बाद में पटवारियों ने उसमें कुछ घालमेल कर दिया है, या जिसके नाम थी उसको भी लालच आ गया, तो अब वो शहरों के कस्बों के नज़दीक आ गई ज़मीनें। अब उसके अंदर घपले होने लग गए, कुछ लोग लालच में बेचने लग गए क्योंकि उसमें बेचने का प्रावधान नहीं है। और कुछ पटवारी मिलकर के भी एक खबर आई है, जोबनेर में 10 बीघा ज़मीन का घोटाला कर लिया। तो भीलवाड़ा में भी आई थी, वहाँ खनन करने लग गए। बीकानेर के छतरगढ़ में हज़ारों बीघे जो है वो पटवारी तहसीलदारों ने ही घालमेल कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर एक सीबीआई इंक्वायरी राजस्थान में होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान चूँकि रियासतों का राज्य था, तो यहाँ वो भूदान बोर्ड की ज़मीनें बहुत आवंटित हुई हैं। एक खबर है, गुड़गांव में ट्रंप टावर प्रोजेक्ट, ट्रंप का प्रोजेक्ट्स यहाँ भी चल रहे हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे फ्लैट बन रहे हैं, बड़े वेल फर्निश्ड। एक फ्लैट तो 125 करोड़ का है, कोई मिनिमम 8 करोड़ का है। वैसे एक दिन में 3250 करोड़ के मकान और फ्लैट ट्रंप टावर प्रोजेक्ट ने गुड़गांव में बेच दिए। तो ट्रंप साहब तो पूरे विश्व में बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बारे में तो अब हम क्या ही कहें। और अमेरिका चीन में जो सुलह हुई है उसको लेकर भारत को चिंतित होना चाहिए। मैंने पहले भी शुरू में जब अमेरिका चीन में तनाव हुआ था तब मैंने कहा था कि भारत के लिए अवसर है, परंतु अगर अमेरिका चीन एक हो गए तो भारत के लिए वापस चुनौती है। अब भारत को अमेरिका के लिए टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। अब वो ट्रंप के सामने मोदी जी कितना टैरिफ बढ़ा सकेंगे, और ये सारी चीज़ें वापस इक्वेशंस बदल रही हैं। तो लेट अस सी हाउ आवर गवर्नमेंट एक्ट्स। ये जो पाकिस्तान वाला हुआ है इसमें तो पाकिस्तान भी जश्न मना रहा है, और भारत में तो भाजपा खुलेआम जश्न मना रही है। और अब किस किस के लिए विन विन सिचुएशन है या डिफीट डिफीट सिचुएशन है, वहाँ तो मोदी जी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ट्रंप साहब, लेकिन इसमें क्या करते हैं मोदी जी ये भी हमको देखने वाली चीज़ रहेगी। मैं समझता हूँ देश की भी नज़र इस पे होगी। अब आते हैं ये जो पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, इससे रिलेटेड कुछ खबरों पे चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कल आदमपुर गए थे और वहाँ उन्होंने फिर वही बातें दोहराई जो परसों उन्होंने अपने संबोधन में कही थी। सैनिकों का हौसला बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और आदमपुर में चूँकि पाकिस्तान ने कहा था कि हमने एयरबेस तोड़ दिया है, तो वहाँ प्रधानमंत्री गए और जाकर के उन्होंने बात एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि भारत में कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ये तो एक खबर है। दूसरा, राजस्थान में खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अब ये तो अब सरकारों का अजीबोगरीब हो गया। तात्कालिक ऑपरेशन पराक्रम पढ़ाओ, तो संसद में हमले की बात भी पढ़ाओ, तो कंधार में प्लेन हाईजैक हुआ उसकी भी पढ़ाओ। क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे, ये तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर एक की बुद्धि है। वो एआई टूल को कहेगा इस बारे में बताओ तो सब बता देगा। इसलिए पढ़ाओ मत पढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाजपा की तिरंगा यात्रा जो है आज से शुरू हुई है, और वो बिहार में ज़ोर शोर से ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको चुनाव में इसका उपयोग लेने की मंशा है। पर जनता को भी अब जागरूक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सेना के पराक्रम का राजनीतिक उपयोग करने की कोई सत्ताधारी दल कोशिश करता है तो ये समझता हूँ मैं कि ये ठीक नहीं है। और ये जो ट्रंप आए हैं सऊदी अरब और चले गए हैं, 12 लाख करोड़ का रक्षा सौदे करके गए हैं। सऊदी अरब ये मानता है कि उसको इराक से खतरा है, और वो जो अरेबियन और एरिया है वहाँ वो ईरान और इज़राइल का जो तनाव है उसमें सऊदी अरब अपने लिए खतरे देखता है। ट्रंप तो बिजनेसमैन है, 12 लाख करोड़ का सारा आयात अमेरिका से होगा, तो मैं ये समझता हूँ उस पूरे रीजन में
एक से सामरिक संतुलन जो बिगड़ रहा है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। और ट्रेड का नाम लेकर के कल की प्रोग्राम में फिर भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलते हुए और उन्होंने बच्चों की तरह दोनों को जैसे बच्चा मानते हो उसमें कह दिया कि मैंने ट्रेड का कह दिया और साथ डिनर करो। वो कौन होते हैं कहने वाले कि मोदी और शाहबाज साथ डिनर करो? उनको ये तो कहते हैं कि वहाँ शाहबाज तो केवल एक मोहरा है। पाकिस्तान में से अगर सेना का राजनीति में हस्तक्षेप और वहाँ की जो नीतियों में हस्तक्षेप आप रोक दीजिए तो पाकिस्तान और भारत के संबंध भी सुधर सकते हैं। लेकिन अब ये तो न तो ट्रंप चाहते होंगे। विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जवाब दिया है कि किसी ट्रेड का कोई मामला नहीं हुआ या किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं तो मोदी जी से सवाल बनता है और मोदी जी को जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए। अशोक गहलोत जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बारे में, अब ये कांग्रेस की सीरीज है, लेकिन सबसे पहले सचिन पायलट जी को पार्टी ने इस योग्य समझा और उनको अवसर दिया कि सीज फायर के बाद कांग्रेस की तरफ से पहली कोई लाइन आई तो सचिन पायलट जी की संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब वो लगातार नेताओं को, कुछ नेता भी चाहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, तो ठीक है जो भी है। दो बड़ी आर्टिकल्स आए हैं। वो आर्टिकल एक तो शेखर गुप्ता का है कि जो द प्रिंट के हैं और बड़े पुराने इंडिया टुडे के भी संपादक रहे हैं। वो पहलगाम के पीछे की सोच, वो ये मानते हैं, उनका ये विश्लेषण है कि पिछले 3 सालों से नॉर्मलसी काफ़ी आई है और पर्यटकों की संख्या जो बढ़ी है उसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा था कि ये विषय जो है वो प्रासंगिक नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग करके ये किया है। जबकि शेखर गुप्ता ने अपने आर्टिकल में कहा है कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। वो क्यों जानता है उसके बारे में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 1974 से 78 के बीच में जब भुट्टो का युग था, उस समय जो एयर चीफ मार्शल थे जुल्फ़िकार अली खान, वो बाद में जुल्फ़िकार अली खान ने इस्तीफ़ा दे दिया था। ज़ियाउल हक ने जब भुट्टो को गिरफ्तार किया तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो 89 में उन्होंने शेखर गुप्ता जब पाकिस्तान गए तो उनको कहा कि हमारा देश जितना जल्दी समझ जाए कि वह फौजी तरीके से, राजनीतिक तरीके से या और किसी भी तरीके से कश्मीर नहीं ले सकता, उतना अच्छा है। ये हमारे देश को विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को ले नहीं सकता। ये लबो लुआब है शेखर गुप्ता के लेख का। और एक लेख जो है वो आया है पंजाब केसरी में। वो ये है कि तुर्की, चीन का तो समझ में आता है कि वो भारत को अपने पैरेलल आते हुए देखने से खुश नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ है, एक कारण। दूसरा, अक्साई चीन जो है वो स्ट्रेटजिक पॉइंट था। वो पाकिस्तान ने जब कश्मीर पे हमला किया और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट और बाल्टिस्तान के अलावा अक्साई चीन का जो क्षेत्र था वो उसने चीन को दे दिया। तो हालांकि उसमें से जो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट था वो राजीव गांधी जी ने युद्ध करके वापस लिया चीन से 1988 में, 87-88 में। उसकी बातचीत नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को अध्ययन करना चाहिए। उसका एक बिंदु है जो आप नक्शे में देखें तो अक्साई चीन का एक हिस्सा भारत में वापस आ गया है 1988 में। मैं कल उसकी और व्याख्या करूँगा अगर आपकी रुचि होगी तो। और तुर्क तो चीन ने जो है एक पोक, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें से एक वो सड़क बना रहे हैं। उसमें कई देशों से उन्होंने सहायता लेकर के, ताकि चीन का माल इस रास्ते से ग्वादर एयरपोर्ट होकर के और वो सीधे चला जाए, और ना चीन को घूम करके अपना माल भेजना पड़ता है, तो उससे माल सस्ता होता है। तो ये सब ट्रेड का ज़माना है, सस्ता होता है तो सस्ता पड़ता है तो माल ज़्यादा बिकेगा। तो इसलिए चीन तो पाकिस्तान के साथ समझ में आता है और पहले से भी है।
तुर्की के बारे में पंजाब केसरी में आर्टिकल आया है, तो उन्होंने अपना विश्लेषण ये किया है कि तुर्की के दो कारण हैं। एक तो पाकिस्तान को जो वेपन आता है वो सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान चीन से खरीदता है। हालांकि वो कैसे वेपन थे वो इन 4 दिनों में मालूम पड़ गए, लेकिन वो चाइना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान चाइना से लेता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान जिनसे खरीदता है वो है तुर्की। तो तुर्की का एक स्वाभाविक रूप से फिर एक ऐतिहासिक कारण भी है। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ओटोमन एम्पायर विखंडित हो गया था। एक ज़माने में ईरान, इराक, ये पूरा जो क्षेत्र है ये ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। उसके बाद ओटोमन मतलब खलीफा थे, तो फिर वो खिलाफत आंदोलन की एक अलग भूमिका है। तो उस तब से ही जो है वो ये इस्लामिक जो सोच है, इस्लामिक गठजोड़ है, उसकी दृष्टि से, हालांकि वो ओटोमन एम्पायर अब तुर्की का वापस कभी आने वाला है नहीं, परंतु वो जो एक इस्लामिक गठजोड़ है उस दृष्टिकोण से तुर्की अपने आप को पाकिस्तान के नज़दीक समझता है। अब बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तो अपने अधिकतर विकास पे ध्यान देते हैं। सीखना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज़ को अरबों से। ये जो सऊदी अरब है, आपका जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और इवन दूसरे जो इवन तुर्की भी है, तो ये जो देश हैं ये अपने, इवन ईरान भी है किसी सीमा तक। हालांकि खोमेनी के आने के बाद ईरान में पॉलिसीज़ में परिवर्तन हुआ है, उनका धार्मिकीकरण भी अधिक होने लगा, पर उनके अब देरी से भी सही समझ में आने लगा है कि विकसित तो होना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इस्लामिक धार्मिक मुखौटा है उसको बहुत ज़्यादा उसको पाकिस्तान उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये पाकिस्तान भोलापन नहीं मानूंगा, मूर्खता मानूंगा कि जब दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। आप अपने नागरिकों के शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़कें, पानी, बिजली, भूख, गरीबी, भोजन, न्यूट्रिशन, उन सब पे ध्यान दीजिए, तो शायद आप इस क्षेत्र को एक बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र बना सकते हैं हम। ये मेरा एक विचार है, बाकी तो चलता रहता है। धन्यवाद।